अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। आज का शो हमने ईद से एक रोज़ पहले तरतीब दिया है कुछ इंसानी हकूक़ के हवाले से कि पाकिस्तान के बारे में कुछ अरसे से बड़ी शिकायतें की जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर से मुहिम चली हुई है कि यहाँ पर बड़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस पर हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है, कुछ माजी में शिकायत थी डिसअपीयरेंसेस की, उसके हवाले से बातचीत करेंगे। और इसके अलावा मुल्क में चूँकि काउंट डाउन शुरू हो चुका है, असम्बलियों की मुद्दत जो है तकरीबन 1.5 महीने के बाद ख़त्म होनी है। असम्बलियाँ कब टूटेंगी, इसके बाद इंतखाबात का आगाज़ हो जाएगा कि टेकर हुकूमत कैसे बनेगी, क्या अलाइंसेस बनते नज़र आ रहे हैं, और जब इलेक्शन होगा तो फिर उसके बाद फ्यूचर का नक्शा कैसा बनता नज़र आता। सब तज्ज़िये हैं, तबसरे हैं जो जगह जगह हो रहे हैं। इन सब मौज़ूआत पे बात करने के लिए जो मोस्ट रेलिवेंट पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब जो कि वज़ीर हैं इंसानी हकूक़ के, और उसके अलावा सीनियर पॉलिटिशियन हैं। मैं कम से कम देख रहा हूँ 88 से आप पंजाब असम्बली के मेंबर भी रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कौमी 85 से कौमी असम्बली के मेंबर्स भी हैं मुसलसल, और शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन हो जो आपने लूज़ किया हो हमेशा। और इसके अलावा शोहरत एक ये है कि जिस पार्टी में होते हैं उस पार्टी की लीडरशिप के साथ बड़ी बुलंद बांग अंदाज में, बड़े वोकल अंदाज में बातचीत भी करते हैं, और हमेशा अपना नुक्ता नज़र जो है कौमी असम्बली के फ्लोर पर और बाहर मीडिया में भी बयान करते हैं। सर, शुक्रिया आपका कि आपने ज्वाइन किया हमें। 9 मई के वाक़यात हुए, और 9 मई के वाक़यात के बाद वो पार्टी जिसकी कारस्तानियों की वजह से वो वाक़यात हुए और उसके बाद जो वाक़यात हो रहे हैं, उसने एक बड़ी मुहिम चलाई हुई है। सेनेटर्स को ख़त लिखे जा रहे हैं, कांग्रेसमैन को ख़त लिखे जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ अदारों को इंगेज किया जा रहा है और बाकायदा लॉबिंग की जा रही है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पर मुसलसल तनकीद हो रही है कि यहाँ पर इंसानी हकूक़ की बड़ी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात को? देखिए, ये जिनको ये ख़त लिख रहे हैं, यही लोग तो थे जो साजिश से इस को मुसल्लत किया गया एक जाली आदमी को, और पता नहीं क्यों पाकिस्तान पे ये एक गलाजत का दौर आया और क्यों इसको इक़्तिदार में लाया गया, और 30 साल 25 साल की बाकायदा एक मुहिम के बाद उसको मुसल्लत किया गया और पेंट किया गया कि जैसे वो बहुत नेक पाक है। वो ऐसे ही था जैसे हिंदू हमारे भाई जो हैं वो अपने मज़हब में एक बुत अगर बाज़ार से ले आते हैं और मंदिर में रख दें और पूजना शुरू कर दें तो फिर भगवान का दर्जा रखता है। तो इसको तो उस तरह पूजा गया, और फिर वो नतीजा ये निकला कि क्योंकि वो एक गैर सियासी आदमी था, एक साजिश के ज़रिए आया था, इंटरनेशनल एक साजिश के ज़रिए मुसल्लत किया गया था, और अच्छी भली चलती हुई हुकूमतों को चलता गया, जबकि पाकिस्तान क्या हालात इतने बेहतर थे जब मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया गया कि पाकिस्तान तो बुलंदियों को छू रहा था उस वक्त। आपकी बिजली की सारी ख़त्म हो चुकी थी, लोड शेडिंग इंडस्ट्री की तरफ का जा रहा था, और एक साजिश के तहत पाकिस्तान को, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कौन से ऐसे हिडन हैंड्स हैं जो पाकिस्तान को हमेशा तरक्की से जब जाता है पाकिस्तान। लेकिन वो तो कहते रहे जब अप्रैल के महीने में 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ था, जो कि आपने जिक्र किया, तो वो तो कहते थे कि मुझे अमेरिका ने हटाया, और अब खुद अमेरिका को वो खतूत लिख रहे हैं। तो ये तजाद नहीं नज़र आता आपको? देखेंगे, ये तो बहुत बड़ी अखलाकी जीत हुई मेंबर पार्लियामेंट्स की कि जिन लोगों को धमका के, और ख़ास तौर पे इसमें पिवेटल रोल जो था वो हमारे सराइकी इलाकों के MNA जो पग वालों की औलाद हैं, और उन्होंने रेजिस्ट किया कि जिस तरीके से उनको हाँका जा रहा था एक भेड़ बकरी की तरह कि जल्दी पहुंचो पार्लियामेंट हाउस, फलां वक्त पहुंचो। एक कर्नल हाँक रहा था, असम्बली का एजेंडा भी एक कर्नल सेट कर रहा था। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इनको ज़बरदस्ती निकाला गया, या इसको तो ऐसे मुसल्लत किया जैसे 50,000 इसराइल के फ़लस्तीन के इलाके में 50,000 यहूदी थे, और ब्रिटिश फोर्सेस वहाँ पे लैंड कर गई, और उस 50,000 आबादी को इतना फैला दिया गया कि आज वहाँ पे सांस लेने की इजाज़त नहीं है, और उनकी ह्यूमन राइट्स पे भी कोई न ब्रिटिश बात करता है, न यूरोपियन बात करता है, न अमेरिकन बात करता है। पाकिस्तान तो एक इतना अजीम मुल्क है, हमारे ऊपर ये कोई हमें ना पढ़ाए ह्यूमन राइट्स। हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना से और उनके बताए हुए ह्यूमन राइट्स पे हम चलते हैं। और फिर ये अमेरिका में जो हो रहा है, आप पेट्रोल पंप से गन खरीद ले, एक स्टूडेंट ले सकता है, किलिंग कर दे 15-15 लोगों की। हमारे यहाँ तो एक वो सिकंदर साहब आए थे, 3 दिन उन्होंने कब्जा कर लिया था इस्लामाबाद में, किसी ने उसके गिट्टे में गोली नहीं मारी। तो पाकिस्तान में तो इंतहाई रिस्पेक्ट करते हैं हम ह्यूमन राइट्स की, इंसानी जानों की। तनकीद आ रही है बाहर से
उसको काउंटर कैसे कर रहे हैं ऑफिशियली? आपने कोई खतूत लिखे हैं, डोजियर दिए हैं, कुछ हकायक बताए हैं? जी वो भी है, और दूसरा उसको हमारी अदालतें जो हैं वो सबसे बड़ा जवाब दे रही हैं, और हमारा लीगल सिस्टम जो है, क्योंकि कोई चीज़ बावराए अदालत नहीं हो रही। अगर केस को रजिस्टर हो रहा है तो जज के सामने पेश हो रहा है, बेल्स मिल रही हैं प्रॉपर। अगर आर्मी के एक्ट के खिलाफ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि जी इस तरह नहीं होना चाहिए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। जबकि इन बड़े बड़े मुल्कों में तो जो राइट्स हुई इंग्लैंड में 2011 में, डेविड कैमरून के वक्त में, इवन जब कैपिटल हिल पे चढ़ाई हुई, तो सिर्फ जिस आदमी ने पांव रखा पेलोसी के स्पीकर सभा के टेबल पे, उसको 18 साल सजा हो गई है। और यहाँ पे इन्होंने जो दी सजाएं, वो कहते हैं जी 25% टाइम्स ज़्यादा दी गई थी कोर्ट्स की तरफ से, और डेविड कैमरून उनको डिफेंड करता रहा। तो पाकिस्तान के लिए सारी कदगन लगती है, लेकिन जो आप ह्यूमन राइट्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, कंट्री टू कंट्री। अफगानिस्तान के लोगों ने अपने ह्यूमन राइट्स के उनके अपने स्टैंडर्ड हैं, उनका अपना जिरगा है, उनका अपना सिस्टम है। तो फिर क्या किया नेटो फोर्सेस ने, और रशियंस भी आए, तो उन्होंने तो अपने कल्चर को बचाया है। आज वो डिक्टेशन नहीं ले रहे, किसी को सफाई नहीं देते। एक शिकायत जो पाकिस्तान में कुछ कॉम्प्रेस एलिमेंट्स हैं, कुछ दानश्वर हैं, और बैरूनी मुल्कों में बैठे हुए कुछ जो थिंक टैंक्स हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जबरी जो है डिसअपेरेंसेस हुई हैं। अब चूँकि आप इस हुकूमत को, इस वजारत को रन कर रहे हैं, एक कमीशन भी बना था जो इन चीज़ों को देखता था, तो कोई अदाद-ओ-शुमार आप बताएंगे कितने लोगों को दरियाफ्त किया गया, कितनी शिकायतें झूठी थी? ये तकरीबन 6,900 शिकायतें थी कि जी ये डिसअपेरेंसेस हुई हैं। उसके अलग फैक्टर्स हैं, कलभूषण के दौर में जो होता रहा, उसके वजूहात हैं पाकिस्तान, क्योंकि सी पैक में एक इंटरनेशनल एरिना बन गया, तो कुछ डिसअपेरेंसेस तो वो हुई जो इन लोगों के एजेंट बन के आए और मारे गए, या जो भी हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के उसमें, तो इन्होंने कहा जी डिसअपेरेंस हुई है। कुछ वो हैं जो पहाड़ों में भाग गए, वापस नहीं आए। तो तकरीबन राउंड अबाउट फिगर अब जो रह गया रिकॉर्ड, उसमें 1,000, 1,500, 2,000 के करीब है अप्रॉक्सिमेटली। जो लिस्ट आपको दी गई थी उसमें 6,900 थी, जिसमें से बाकी सारे सेटल हो गए। 1,500, 1,600 अब लिस्ट जो है फाइनल, उसमें भी अभी सिलसिला जारी है। और उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से, क्योंकि आपको पता है कि हमारा हॉस्टाइल हमसाया जो है, और जो हालात बॉर्डर के करीब थे, और जो तहरीक तालिबान की वजह से पाकिस्तान में जो हुआ, तो उस वजह से काफ़ी ये मिसिंग जो हैं, ये सारे उनका नतीजा हैं। हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने, कुछ जो नेशनलिस्ट लीडर हैं ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के, वो तो बहुत फिगर बताते हैं, कई हज़ार की तादाद, कोई 20,000 कहता है, कोई 15,000 कहता है। आप जो कह रहे हैं वो तो 6-7 हज़ार हैं, तो इसमें कहाँ से कंट्राडिक्शन कहाँ है फिर आके? नहीं, वो तो फिर क्योंकि सरदार खुद चले गए थे ना, तो ज़ाहिर है जब किसी कबीले का सरदार चला जाता है तो कबीला भी फिर बिखर जाता है। तो वो उनमें से कुछ निकल के पंजाब के और बाकी हिस्सों में भी आ गए। तो फिर जैसे जैसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन साजिशों का मुकाबला किया, अपने खून का नजराना दिया, कितनी आप डिसअपेरेंसेस तो पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि हमारा 80,000 से ज़्यादा हमारा सिक्योरिटी एजेंसीज के हमारे शहीद जो हमारे, और ह्यूमन राइट्स की 9/11 के बाद खासतौर जी, और ह्यूमन राइट्स की हिफाजत कौन करते हैं? आपके सरहदों के मुहाफिज, आपके घरों के मुहाफिज, पुलिस, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज 99.99% जो है उनकी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। हमारी एजेंसीज, हमारी अदालतें, हमारा सिस्टम, और हमारा सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर है, क्योंकि हमारी हर चीज़ जो है यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर सो कॉल्ड ये जो ह्यूमन राइट्स के बड़े चैम्पियन बने हुए हैं, और एयर कंडीशन कमरों में बैठ के गेज करते हैं कि ह्यूमन राइट्स ये हो रही हैं। कभी ये खेतों में खड़े होकर काम करें तो उनको पता चले कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। अच्छा सर, एक डिबेट है कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा अब हो रहा है ख़ासतौर पर, और इससे पहले भी होता रहा है, स्टेट के ख़िलाफ़, अफवाज के ख़िलाफ़ और हमारे सिस्टम के ख़िलाफ़, डिबेट ये है कि सोशल मीडिया पे जो लोग आते हैं और जो मुंह में आते कह देते हैं फेक न्यूज़ है, फेक वीडियोस चलती हैं, बाद में पता चलता है कि वो गलत थी, उसको रोकने के लिए डिबेट ये है कि सोशल मीडिया पर कुछ कदगने होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो कि इंसानी हकूक़ के लोग कहते हैं कि ये तो जी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है। तो उस पर कुछ आपके जहन में, हुकूमत के जहन में है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट कैसे करना है ताकि जाली चीज़ें जो है ना चलें?
देखें ये तो कैरेक्टर पे बिहेव है कि किसको कितनी मोहब्बत है पाकिस्तान से, और इससे आदमी खुल जाता है कि जब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठी खबरें लगाते हैं कि जी 4 जनरल्स ने बगावत कर दी, GHQ में बगावत हो गई, निकलो बाहर, तो वो आपको उनसे अंदाज़ा हो जाता है। सोशल मीडिया पे ये लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत खबरें फैलाते हैं तो इससे इनकी मुहब्बे वतन जो है नज़र आ जाता है। अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसे साजिशें नहीं करता जितना पाकिस्तान में, क्योंकि इंटरनेशनली पाकिस्तान उन मुल्कों में है, ख़ास तौर पे इस मैंने असेंबली में भी कल परसों कहा था कि हमें टारगेट किया जाता है मुसलमान मुल्कों को, और ईस्ट पाकिस्तान भी इसलिए तोड़ा नहीं गया था कि पाकिस्तान को तोड़ना है, इसलिए कि वो नज़रिया इस्लाम को हिट किया कि 1000 मील पे एक हुकूमत नहीं होनी चाहिए, कल को मदीने से ये बना लें। और जैसे जनरल ज़िया-उल हक साहब ने जब जलालाबाद फतह हुआ और अफ़गानिस्तान, तो एक गवर्नर हाउस में मीटिंग थी, तो मैं उन दिनों वज़ीर था, तो किसी ने क्वेश्चन किया जनरल ज़िया साहब से कि जी ये 65 से 70,000 जो मुजाहिदीन हमारे ट्रेन लड़े हैं और रशिया के ख़िलाफ़, तो ये पाकिस्तान आएंगे मुसल्ला होके? तो उसने कहा नहीं, किसने कहा आपको, ये मैं कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा दुनिया की कौन सी फ़ौज ये हमारे से कश्मीर छीनती है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि जनरल ज़िया-उल हक को मरवा दिया। सर चूँकि हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं एक मुख्तसर सा सवाल पूछना चाहूँगा। एक आपने बिल तैयार किया था जो कि इंट्रोड्यूस हुआ 2022 में जून के महीने में, उसके बाद वो सेनेट गया, फिर वहाँ टेबल नहीं हुआ, वो गायब हो गया, वो डिसअपीयर हो गया, तो वो उसकी क्या कहानी है, क्यों, कहाँ गया वो बिल? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उसका फेट क्या है, क्योंकि सेनेट में चला गया तो फिर सेनेट की जिम्मेदारी है, तो सेनेट की जिम्मेदारी है, और उसमें कोई ऐसी क्या ख़ास चीज़ होगी, क्योंकि हमने तो कभी पाकिस्तान में नेगेटिविटी तो आती नहीं है कोई इस किस्म के, क्योंकि इंसानी हकूक़ के इतने बड़े अलंबरदार जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और फिर हम रिवायतन पंजाबी, सराइकी, पठान, सिंधी, बलोच रिवायतों के लोग हैं, तो हमें तो किसी किस्म का किसी से डर नहीं है। जनरली एहतराम किया जाता है, हमारी रिवायत हमारे अपने ट्राइब में शामिल है, कल्चर में हमारे कल्चर में है, हम तो एहतराम करते हैं। हमें तो कहाँ, यहाँ जंगल का कानून तो है ही नहीं। और पाकिस्तान में देखें, जब मैं स्टूडेंट था, मैं YMCA हॉल में रहता था, तो वहाँ से टूरिस्ट आती थी लड़कियाँ जो साइकिलों पे आपका निकलती थी क्वेटा बॉर्डर से, अपना ये जो अचकज़ई का इलाका जो है, बॉर्डर जो है वगैरह, जो नहीं, ये जो चमन से जो चमन के रास्ते ये एंटर होती थी ख़वातीन साइकिलों पे, और पूरा बलूचिस्तान, पूरा सिब्बी का इलाका, कोई किसी को हाथ नहीं लगाता था, कोई एक कभी रिपोर्ट हुआ। हमने यहाँ ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम जो मुख्तलिफ सियासी मौज़ूआत हैं, जो कि सियासी शख्सियत हैं, इंसानी हकूक़ की बात हो गई, सियासत जो है किस रुख पे जा रही है, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो प्लेयर्स हैं वो कहाँ खड़े नज़र आते हैं आने वाले दिनों में, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। मकसद वाली बातचीत थोड़ी इंसानी क्योंकि अब कुछ बात करेंगे पॉलिटिक्स की। पीरा साहब, आपने जिक्र किया कि कुछ लोगों को जो है ज़बरदस्ती लाया जाता था असम्बली और फिर भिजवाया जाता था और बिल पास होते थे। हमने ये सुना कि 2018 में एक लिस्ट आई कि 35 लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून के छोड़ के जा रहे हैं, दबाव था उन पर, ज़्यादातर छोड़ भी गए, आपका नाम भी शामिल था। आप पे भी कोई दबाव था और फिर दबाव का सामना कैसे किया आपने? नहीं, मेरा नाम गलत आया था इसलिए कि ये जिन्होंने ये लिस्ट प्रिपेयर की थी ना, उनका ख्याल था कि उन दिनों मेरा थोड़ा इख्तलाफ हुआ था, मैंने इस्तीफ़ा भी दिया था वज़ारत से अपनी लीडरशिप से, और अल्लाह ताला ने मुझे अखलाकी जुर्रत दी है हमेशा कि मैं अपनी लीडरशिप के सामने जो बात है मैं अपने दिल की करता हूँ। मैंने मुनाफ़क़त ज़िंदगी में कभी नहीं की, ये तो मेरे हल्के के लोग भी जानते हैं अच्छी तरह। तो वो इनका ख्याल था कि ये शायद मियाँ साहब से नाराज़ हुआ है तो ये भाग जाएगा, तो वरना मेरे करैक्टर पे कोई उनको नहीं था, तो मैं क्यों भागूं। जब 5 साल मैं वज़ीर रहा मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, और 85 से मियाँ साहब से एक दोस्ती है, ताल्लुक़ है, मैं अपना ताल्लुक़ क्यों छोड़ूं, मैं लोटा क्यों बनूं, मैं एक एहसान फरामोश सियासतदान। गई थी आपको वो तो सबसे की गई, लेकिन मैंने तो जवाब दे दिया। मैंने कहा नहीं जी, हम जिस बंदे ने मेरे पे एहसान किया है, मुझे वज़ीर बनाया 2 दफ़ा, मैं जब मैं 85 में था, आज़ाद बना हुआ था, तब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे वज़ीर बनाया था, और मेरे वालिद मियाँ साहब को अच्छा समझते थे, और मेरा वालिद हाथ पकड़ के मियाँ साहब के हाथ में देकर गए थे। बाद में जो भी हालात बने उसमें मैंने मियाँ नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा, लेकिन जब बाद में
कि इलेक्शन में कुछ एडजस्टमेंट्स हुई तो मुझे टिकट नहीं दी थी मियाँ साहब ने, उसके बावजूद मैंने तो नहीं छोड़ा उनको कभी, और ना ही छोड़ूंगा। और अब तो वैसे उम्र ही 75 साल उम्र है, तो अब इस उम्र में क्या है, अब तो मियाँ साहब खैरियत से आ जाएं, उनको सलाम करेंगे और अपना रिटायरमेंट की दरख्वास्त देंगे कि काफ़ी होगी ये सियासत। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो रिटायर होने देंगे आपको। अच्छा, जब ये 2018 में एक मरतबा फिर जो है एक बना दबाव था, जनूबी पंजाब सूबा महाज बना और उसमें बड़े बड़ी शख्सियात शामिल हो गई और उनको कुछ कामयाबी भी मिली। एक तो ये बताइएगा कि आप इस बात के हामी हैं कि जनूब शमाल की बुनियाद पर जो है कोई सूबा बन जाए। दूसरा, वो जो दबाव था वो किन लोगों का था, किन लोगों ने बनाया था और कामयाबी फिर क्यों नहीं हुई? जब वो जीत गया उसके बाद भूल गया कि सूबा नाम की चीज़ भी है या नहीं कोई? ये एक इलेक्शन स्टंट था और हमेशा बनता है। मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को पूरा ब्रीफ किया था, क्योंकि नून लीग भी कहती थी सूबे बनाएंगे। मैंने कहा मियां साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश ये है कि आप देरा इस्माइल खान को मिला दें, पंजाब से अल्ट्रेशन कर सकते हैं, बावलपुर को सिंध से मिला दें, आर्टिकल 245 या 242 है जिसके तहत असेंबली कार तो कर सकते हैं। अगर सूबा बन सकता होता तो सबसे पहले फाटा का जितना प्रेशर था तो वो सूबा फाटा का बना देते, क्योंकि आइन में उनको मर्ज किया गया, उनके एजेंसियों को उनको मर्ज, और अभी भी फाटा का ये मुतालबा है। क्योंकि आर्टिकल 1 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इस आइन पे 2 बहावलपुर के MNAs के दस्तखत नहीं हैं, मखदूम नूर मोहम्मद हाशमी साहब और मियाँ निज़ामुद्दीन हैदर साहब। ये जो कहते हैं ना, इस पे 2 सराइकी MNAs के दस्तखत नहीं है जो सूबा महाज के नारे पे आए थे। उन्होंने कहा कि आप लिख दें कि अगले 50 साल बाद, 100 साल बाद असेंबली जो है वो सोचेगी बहावलपुर सूबे के लिए। तो पहले तो उन्होंने कहा ना कि बहावलपुर स्टेट को बहाल करें, तो आपको पता है भुट्टो साहब खुद भी बैरिस्टर थे, उन्होंने कहा वी कांट हैव स्टेट्स विद इन स्टेट्स, तो फिर दें कोई 10,000 बंदे की कुर्बानी मशरकी पाकिस्तान ने दी है तो आपको भी आज़ाद कर देंगे। लेकिन सराइकी सूबा, भावलपुर सूबा ये कभी भी नहीं बन सकते जब तक आर्टिकल 1 में इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। क्योंकि उस वक्त जब आपको आर्टिकल 1 आप उठाएं उसमें देश शैल बी KPK, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, वो बाकायदा असेंबली में जाके, फिर वो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, फाटा, पाटा, एंड देयर शैल बी फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद। 73 में ये आया। इंटरेस्टिंग बात है कि आप मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, आपने बड़ी जायज़ बात की कि अगर बनना है कभी तो आइन में बात करनी पड़ेगी ना। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अब सिर्फ सिंध की जमात है, उसकी तरफ से ये मुतालबा क्यों आता है इलेक्शन से पहले? उनको भी गलतफहमी है। अपने सूबे में बात नहीं करते कि चलो वहाँ मुतालबा है। उनको भी गलतफहमी है। मैंने बिलावल साहब को कहा, मैंने कहा आप ये नारा ना मारा करें, आपका शायद ख्याल है कि पंजाब को आप कमज़ोर करेंगे, सराइकी सूबा बना के आप और कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि 22 सीटें आपको फिर सेनेट में देनी पड़ेंगी सेनेटर्स की, और उस लिहाज से फिर पंजाब का जो वोट है डबल हो जाएंगे, 44 वोट हो जाएंगे रहेगी जो इससे पहले है। जाना फिर भी हमने पंजाब के साथ है, तो 44 वोट सिर्फ फिर पंजाब के हो जाएंगे, फिर आप रोएंगे। तो इससे परहेज ही करें आप, क्योंकि ये डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी को बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि उनका ये ख्याल है कि शायद इससे उनको पजीराई मिलेगी, और दावा भी उनका ये है कि हमें साउथ पंजाब में बड़े पॉपुलर हैं, जो कि मैं इसलिए नहीं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दुरुस्त है या गलत है, लेकिन ये नारा लगा के 2023 के इंतखाब में कोई पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस 2018 से बेहतर हो सकती है? 5 या 6 सीटें टोटल उनकी। नहीं, वो मुजफ्फरगढ़ में तो इनकी ऑलरेडी सीटें थी, उसमें शायद ये सीटें ले लेंगे। और फिर अब जो सीनियरियो बना है, और इसमें जो इलेक्शन में अगले उसमें होगा कि 20-25% कैंडिडेट्स शायद इनके ज़्यादा बने साउथ पंजाब में और पंजाब में, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता, क्योंकि नून लीग जो है वो एक पंजाब की निशान वाली जमात बन गई है, और जिस तरह वो अपने आप को समझते हैं सिंध के बड़े चैम्पियन हैं, तो पंजाब भी पीछे नहीं रहेगा, पंजाब अपने सूबे के लोगों को ज़्यादा तरजीह देगा। अच्छा, जब कोई तब्दीली आ रही होती है पाकिस्तान में, सियासी तब्दीली ख़ासतौर पर इंतखाब के करीब, तो हमेशा तब्दीली का आगाज़ जो है हमारे सदरन जो डिस्ट्रिक्स हैं, मैं जनूबी पंजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, सदरन जो इलाके हैं वहाँ से तोड़फोड़ होती है। 2018 में, 13 में, अब फिर इस्तेकाम पार्टी, वो लोग हैं जो ज़्यादा का सुनी अजला से है। वजह इसकी क्या है? उसकी वजह से जैसे बलूचिस्तान में है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो ज़िम्मेदार या सरदार का एक अपनी
डोमेन होती है, उस डोमेन को जब ये तोड़ने लगते हैं तो फिर वही कुछ होता है मिसिंग पर्सनस। साउथ पंजाब में भी हमारे जो बड़े ख़ानदान हैं उनका अपना एक एहतराम है, इज़्ज़त है, पीर हैं, बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों की औलाद हैं, तो बगावत भी तो वही करते हैं ना। तो जो सो कॉल्ड बनाया हुआ लीडर था उसको किसने गिराया है? साउथ पंजाब ने गिराया है ना। हमारे सारे जो ज़िम्मेदार तबका था वो बर्दाश्त उन्होंने नहीं की कि उनकी पगड़ी उछलती थी, उनको गालियाँ दे के दबाव में रखा जाए उनको, तो उनको जैसे दबाव दिया वो भाग गए। इसीलिए देखें कि बलोच और सराइकी भागे, क्योंकि एक रिवायत का, एक पग का एक असर होता है, और वो जब उन्होंने देखा कि ज़रूरत से ज़्यादा हमारे ऊपर ये डंडा उठा के बैठे हुए हैं तो इतनी ताबेदारी हम नहीं कर सकते। ये ठीक है हम कमज़ोर लोग हैं, ये ठीक है कि हम एक थाने की मुंशी, लेकिन ये है कि ज़मीर और अखलाकी जुर्रत जो है वो सराइकी लोगों में और बलोचों में बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, इस्तेकाम पार्टी जो है वो किसी दूसरी पार्टी के बारे में अगर आप तबसरा करना चाहें, क्या फ्यूचर क्या नज़र आता है? कोई मैटर करेगी इलेक्शन में या मीडिया की हद तक हाई पे बस? नहीं, हमारे सराइकी इलाकों में तो कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है। अगर एक पोटेंशियल कैंडिडेट है इस्तेकाम पार्टी के पास और तो वो ज़रूर बन जाएगा, लेकिन पार्टी के नारे पे नहीं बनेगा। हमारे इलाकों में जहाँ पार्टियों का वोट हो वहाँ ज़ाती वोट भी होना चाहिए। अगर 10-15% पार्टी आपको कंट्रीब्यूट करती है तो 30-35 आपका अपना होना चाहिए। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि किस हद तक ये, जब मिलत पार्टी हमने बनाई थी तो हमने 2 MNA बन गए थे और 3 MPA बन गए थे, तो और वो मैं बन गया था, मलिक फ़ारूक आज़म साहब को बनवाया था हमने। तो वही बात है कि जहाँ पोटेंशियल कैंडिडेट होगा वहाँ वो ले सकेंगी सीटें, लेकिन वो दौर आप भूल जाएं कि भुट्टो का दौर के एक नारा लगेगा और फिर आ जाएंगे। लेकिन नून की तरफ जो है साउथ के जो अजला हैं उनके लोग अभी इस तरह राग़िब क्यों नहीं हो रहे हैं? वो हमारी पार्टी ने पहले तो कोई कोशिश नहीं की हमारे साउथ के लोगों की तरफ, और ज़्यादा उन्होंने सेंट्रल पंजाब और लाहौर वहाँ पे तवज्जो देते रहे हैं। लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब ने काफ़ी इनरोड्स की हैं अब सराइकी लोगों के साथ, और हमारे इलाके को जिस तरह मियाँ शहबाज साहब ने एज चीफ मिनिस्टर डेवलप किया है, और अब भी हमारे इलाकों को जैसे फंड्स मुहैया किए जा रहे हैं, तो नून लीग अपना एक हैसियत फिर से वहाँ पे अपनी जमा लेगी। ठीक, हमने यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जो हमारा आखिरी सेगमेंट होगा उसमें पूछेंगे कि अब जो दुबई में मुलाकातें हो रही हैं इसके पीछे क्या है, आगे आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, कोई अलायंसेस बन रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, इलेक्शंस वगैरह जो हैं वो होंगे तो सही, बिल्कुल आइन का तकाजा है, लेकिन कब होंगे? वेलकम बैक। वक्फे से पहले बातचीत हो रही थी आने वाले दिनों में जो सियासी नक्शा जो है वो क्या लगता नज़र आता है। पीटर साहब, आप ये बताइएगा कि सारी लीडरशिप पीपल्स पार्टी की और नून की दुबई में बैठी हुई है, क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या कोई नया हलवा, कोई नई हंडिया, कोई नया सियासी खिचड़ी तैयार हो रही है? पाकिस्तान, आपको पता है कि 1 पार्टी रूल तो रहा नहीं, पीपल्स पार्टी के बाद तो आ ही नहीं सका, और नून लीग ने जब काफ़ी पंजाब में कामयाबी हासिल की थी तो तब भी बड़ा कंफर्टेबल सिस्टम था। लेकिन अब PDM की जमातें जैसे हैं, ये सारों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क को चलाने के लिए जिस दलदल में हम फंस चुके हैं उसके लिए ये आला मशावरत बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सर जोड़ के बैठे हुए हैं। और हमारे इतना भी दबाव हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे नहीं आना चाहिए कि सियासतदान बिल्कुल फेल हो जाए, सियासतदान खुद फैसले करें, खुद फेल हो जाएं, क्योंकि बकौल नवाबजादा साहब भी कहते होते थे कि सरहदों के मुहाफ़िज़ जो हैं, अगर सियासी नज़रियात आपके फेल होते हैं तो फिर उनकी ड्यूटी बनती है कि वो संभालें। तो बेहतर तो है कि सियासतदान जैसे सिर जोड़ के बैठें, अपना काम करें, अपना होमवर्क करें, और जिस अंदाज से ये साल 6 महीने चलाया है ना गवर्नमेंट को PDM की जमातों ने मिल के, पाकिस्तान अब चलेगा ऐसे ही। तो उसके लिए इंतहाई ज़ीरक और दानाई का फ़ैसला यही है कि ये बैठ के आपस में तय करें, इलेक्शन की डेट्स तय करें, ताकि ये सारा अदालतों पे प्रेशर ना आए, लिटिगेशंस ना आए, सेंसस के रिज़ल्ट्स को एक्सेप्ट करें, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले कैसे जो है उनके लिए ज़ाब्ते और कानून को फॉलो किया जाए, और एक स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान को लिया जाए। आपके ख्याल में इन मीटिंग्स में केयर टेकर का फैसला हो जाएगा, शेड्यूल बन जाएगा, तारीख तय हो जाएगी कि कब असम्बली तोड़नी है?
मेरे ख्याल ये तो होंगी ना, ये तो ज़ाहिर है, ये तो पहले एजेंडे पे आएंगी ना कि मुल्क की जो इस वक्त फिनेंशियल कंडीशन है उसको जायज़ा लेंगे ये। और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, अब जैसे IMF ने हमें प्रेशर दिया है और मुश्किल वक्त में मुल्क के अंदर सोच बढ़ती है, जैसे ईरान पे बढ़ी तो खड़े हो गए ना पाँव पे। तो ये जो मशावरत हो रही है, मेरा ख्याल है ये इंतहाई मुश्किल वक्त है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। एक कभी कभी तासर मिलता है कि आपकी जो अलाइंस है इसमें कुछ लोग हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, सियासी जमातें हैं, कुछ वो चाहती हैं कि कुछ इसको इलेक्शन का जो पीरियड है उसको बढ़ा लिया जाए। कुछ शिकें हैं आइन में जो सपोर्ट करती हैं कुछ हालात में। तो ऐसी ये फैसला हो चुका है कि इलेक्शन ड्यू डेट पे होना है, या अभी ये डिबेट है कि किसी खास वजह से इसकी मुद्दत में 6 महीने साल का इजाफा हो जाए? जी, डिपेंड करेगा आपके फिनेंशियल कंडीशन पे। अगर तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, IMF की डील भी आ जाती है और लेकिन जो हमारे अंदर जो ये खराबियाँ पैदा हुई और इनके लिए जो एक सिक्योरिटी के जो अगर क्लियरेंस हो जाती है और अवाम इस फैसले पे आ जाते हैं कि हम ही मालिक हैं इस मुल्क के और हमें वोट देने चाहिए और अच्छे लोगों को देना चाहिए और ये मुतहरिब ग्रुपों को और इंटरनेशनल इंटरफेरेंस ना होने दें अपने जहन पे कि गैर मुल्की एजेंडा पुश करने वाले और मीडिया के ज़रिए जो पुश होता है हमारे ऊपर, अगर हमारे मुल्क में ये प्रिवेल कर गई सैनिटी, दानाई, इस बात की आम वोटर के मुद्दत में इजाफा हो सकता है, अगर कोई मुद्दत में इजाफा हो सकता है। वो तो आइन में तो है ना, 6 महीने तो आप कर सकते हो फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम पे। जी, वो हालात पे वो कोर्ट्स को अप्रोच करना पड़ेगा, तो वो तो आप कर सकते हैं ना कि हालात ऐसे हैं। लेकिन अगर मुशर्रफ साहब को आइन तोड़ने की इजाज़त दे दी गई थी और वो 9 साल बैठे रहे, तो वो तो एक ज़बरदस्ती थी। तो और इधर तो हालात जो आप देख रहे हैं जिसका जिक्र आप ह्यूमन राइट्स से कर रहे हैं, जिस तरह तो पाकिस्तान को इस वक्त इंतहाई, और फिर हमारी आर्म फोर्सेस के जो ये वॉर जनरल्स आए हैं एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, जो देखा है कितनी वो अपनी सफाई अपने अंदर कर रहे हैं, तो ये सफाई बाहर भी तो होनी है ना सर। लेकिन तो ये झाड़ू तो थोड़ा सा फिरेगा ना, तो ये हो सकता है कि इसमें आने वाले वक्त में अब ये हमारी लीडरशिप डिसाइड करेगी, जिसमें बड़े दाना लोग हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जरदारी साहब इंतहाई मंझे हुए आदमी हैं, तो इन 3 आदमियों से तो तवक्को की जा सकती है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर फैसला कर लेती है कि इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरह हमने किसी के हाथ में नहीं जाने देना, और लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, और जिस दिन ये फैसला हो गया कि कानून अपना रास्ता लेगा, कोई इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं होगा, करप्ट होगा, चोर चोर होगा, और जो बाइज्जत सियासतदान हैं उनके ऊपर भी एक। लेकिन सर एक बयानिया ये है कि चूँकि गुज़श्ता साल अप्रैल में हुकूमत तो ले लिया आपने, उसके नतीजे में आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो लूज़ हो गई, आपका बयानिया ख़त्म हो गया। अब आप जो है मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे इलेक्शन से गुरेज कर रहे हैं, घबराते हैं, इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। नहीं, वो तो डस्का में भी हमने साबित किया, तो इलेक्शन से पहले कितने इलेक्शन हमने लड़े, पहले 2 के उस वक्त सीटें हारी आपने, उस वक्त ज़िमनी इंतखाब में, उस वक्त जो थे ज़िमनी इंतखाब में ये कैसे जीते हैं, ये मिन्नतें कर करके, और उस बंदे की मिन्नतें की जिन्होंने ये जो आर्मी को वक्त देखना पड़ा है, अंदर जो गड़बड़ फेवर किया था वो जो जुलाई में इंतखाब हुए थे 20 सीटों पर। जी, इनके तो हो रहा था ना, ये तो जाके उनके पाँव पड़ते थे और वो फिर हो जाता था कुछ जो भी होता है। लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे अपनी एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े ऑनरेबल क्वालिफाइड एंड वॉर जनरल्स जो आए हुए हैं, ये इजाज़त नहीं देंगे अब मैनिपुलेशंस की। अच्छा सर, चूँकि वक्त थोड़ा है, 2 बातें पूछनी। एक तो ये है कि लेजिस्लेशन हो गई, कल कायम खान सदर साहब ने साइन भी कर दिया, डिसक्वालिफिकेशन जो मियाँ साहब की थी वो तो ख़त्म हो गई, अब वो रुकावट कोई नहीं उनके आने में, तशरीफ़ ला रहे हैं या नहीं ला रहे वो? ज़ाहिर है जी, इलेक्शन में तो लीड तो नून लीग को वही करेंगे, और कौन है हमारा। लेकिन कोई इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में उनका शेड्यूल बन गया है, कोई है वापसी का सिलसिला? नहीं, वो होता तो आपको ज़्यादा पता होता, सहाफ़ी लोगों को तो आपका तो, क्योंकि आपका तो सहाफ़त का तो काम ही है न्यूज़ ब्रेक करना, क्रेडिबिलिटी बनानी, तो जब वहाँ से कोई हवा नहीं चली तो अभी फिर इससे मतलब कोई फैसला। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले वापस आना है, उनको आना चाहिए। वो तो मतलब एज ए पॉलिटिकल बंदा मैं कहता हूँ ना कि नून लीग का फ़र्द और वर्कर और होने की हैसियत उनके बगैर कैंपेन नहीं बनेगी, कि मियाँ साहब के बगैर कैंपेन नहीं उठेगी, क्योंकि दुनिया ने भी देखना है ना कि उन्होंने किसका साथ देना है। एक ताकतवर आदमी का साथ देना चाहते हैं ना सब, कि जो मुल्क को संभाले, जिसका कद हो।
लेकिन अभी तो उनके खिलाफ वो जो हाई कोर्ट का फैसला है इस्लामाबाद का, वो बाकी उसको तो फेस करना है उनको। वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सियासतदान कब नहीं फेस करते बेचारे, सियासतदान तो फेस करते हैं। एक दिन खड्डे में होते हैं, दूसरे दिन कुर्सी की उस तरफ बैठे होते हैं। अच्छा, इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन से पहले ज़ाहिर है एक पोर्ट्रे किया जाता है कि ये हमारा फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर, एक शख्सियत के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाता है। शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, मरीम साहबा, 3 बड़े लोग हैं, पॉपुलर लोग हैं। इन तीनों में से इलेक्शन किसके नाम पे लड़ना है? प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा मुस्लिम लीग नून का? वो तो ज़ाहिर है इलेक्शन तो मियाँ नवाज शरीफ ही लड़ेगा ना, और मियाँ नवाज शरीफ का नॉमिनी ही प्राइम मिनिस्टर होगा। खुद नहीं होंगे वो? खुद मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट हो जाएं, खुद हो जाएं तो वो शेर अंडे दे बच्चे दे, एक ही बात है। तो गिर तो नहीं के घूमेगा। आखिरी सवाल, नॉमिनी उसी का होगा जो मियाँ साहब या खुद बनना चाहें, या किसी को बना दें, किसी टॉम डिक एंड हैरी को बना दें, तो वो तो उनकी सवाबदीद है। पहले शाहिद खाकान को भी उन्होंने बनाया था। तो वो तो ज़ाहिर है पार्टी लीडरशिप का मसला है, और पॉपुलर वही है। पाकिस्तान और पंजाब के सूबे में मियाँ साहब ही हैं जिन्होंने फैसला करना है किसी को बना। पीटीआई को कहाँ देखते हैं आप आम इंतखाबात में अगर लड़ा? ये मुझे तो नज़र नहीं आते, क्योंकि ये तो एक क्लास थी जो पेमेंट पे थी, दहशतगर्द अंगेज थे, एसपी और डीआईजी के नाक तोड़ी जा रही थी, पेट्रोल बम्स फेंके जा रहे थे। तो ये तो दहशतगर्द टीएलपी और ये जो सिपाही साहबा और जो हशर हुआ था, जो भी फोर्स इस्तेमाल करते हैं लोग, सियासी जमात तो ये सियासी जमातों का तो काम नहीं होता। जो फोर्स इस्तेमाल करते हैं वो फिर नज़र नहीं आते। और जो फोर्स इन्होंने इस्तेमाल की है, जो आर्सन एंड आर्मी इंस्टॉलेशंस को की है, कौन जी वकार एक पाकिस्तान से धरती से मोहब्बत करने वाला शख्स इनको कौन वोट देगा, अपने हाथ जलाएगा? आपको लगता है कि जो उन्होंने जो कुछ किया 9 मई से पहले, 9 मई के बाद, उसके बाद उनकी सियासी गुंजाइश नहीं है उनकी? इसकी कोई गुंजाइश नहीं है जी। ये तो किसी भी इज्जतदार आदमी को कबूल नहीं है। और ख़ासतौर पे हमारे देहातों में तो लोग किरदार पसंद करते हैं। और आपको पता है ज़िम्मेदार तो कभी मुल्क को दुश्मन की तरफ देखना ही नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया जनाब रियाज हुसैन फिजा साहब, वफाकी वज़ीर बराए इंसानी को, आप हमारे साथ रहे और आपने अपनी जमात का, अपनी वजारत के हवाले से और जो फ्यूचर पॉलिटिक्स उसके हवाले से एक बड़ा क्लियर कट और बड़ा वाज़ेह अंदाज में उसका तज्ज़िया किया। ये था आज का शो स्पॉटलाइट। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।